हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जीएम में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा पीपीट्रिपलएससी मुख्य सेविका का जो परीक्षा तिथि है वो संस्था के द्वारा घोषित कर दिया गया है। अगर आपकी परीक्षा तिथि की बात किया जाए तो 24 सितंबर को आपका परीक्षा होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आज के डेट से देखा जाए तो मोटा मोटा अभी आपको प्रिपरेशन के लिए 1 मंथ मिल जाता है। तो इस 1 मंथ में फ्रेंड्स आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना है। साथ में आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उनको वन लाइनर के रूप में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें हमारे चैनल पे आपको क्या मिलेगा, तो फ्रेंड्स आज से लेकर जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक आप हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे और साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको वन लाइनर के रूप में बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट चाहिए या फिर किसी भी क्लास का पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिया गया है। इसको सर्च करके आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये टेलीग्राम का जो लिंक है दिया गया है, वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है मंटू तिवारी 123, इस पे आप सर्च करके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 6377 इस पे भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज के एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड, प्रश्न को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन आपका दिया गया है जिज्ञासु स्वभाव, अनुकरण द्वारा सीखना, या फिर आपका चिंतनशील प्रक्रिया, या फिर आपका नैतिक का ना होना। तो फ्रेंड्स, शैशवावस्था के मुख्य विशेषता नहीं है, इसको आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूंगा शैशवावस्था की तो शैशवावस्था आपका दो भागों में बटा होता है। पहला आपका हो जाता है पूर्व शैशवावस्था, क्या हो जाता है आपका पूर्व शैशवावस्था, और दूसरा आपका क्या हो जाता है, दूसरा आपका हो जाता है उत्तर शैशवावस्था। क्या हो जाता है आपका उत्तर शैशवावस्था। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करेंगे पूर्व शैशवावस्था के ठीक है समय की, तो इस समय वो आपका हो जाता है 0 से लेकर 3 वर्ष तक। कितना भाई, 0 से लेकर 3 वर्ष तक। और जो उत्तर शैशवावस्था है इसका जो वर्ष हो जाता है, ठीक है, 3 से लेकर आपका 6 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। जीवन काल या फिर कह सकते हो कि समयावधि भी आपको यहाँ पे शैशवावस्था का ध्यान रखना है। पूर्व शैशवावस्था 0 से 3 और उत्तर शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष यहाँ पे बनता है। टोटल की अगर बात करोगे, अगर परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेता है कि शैशवावस्था का अवधि क्या होता है, तो आपका यहाँ पे जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे विशेषता की। तो अगर शैशवावस्था की विशेषता की बात किया जाए तो उसमें जिज्ञासु स्वभाव होता है, अनुकरण द्वारा सीखने की स्वभाव होता है, चिंतनशील प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद में आत्म प्रेम की भावना इसमें होती है। ठीक है, आत्म प्रेम की भावना, ध्यान रखना, आत्म प्रेम की भावना। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या हो जाता है, सीखने में तीव्रता। ठीक है, सीखने में तीव्रता। ओके, सीखने में तीव्रता। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा जिज्ञासु स्वभाव है शैशवावस्था में, अनुकरण द्वारा सीखना, यानी कि अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपका बच्चा बार बार देख रहा है कि आप पूजा कर रहे हैं तो वो भी क्या करता है, आपका अनुकरण करता है, आपके साथ पूजा में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। वो वहां पे चिंतनशील भी होते हैं। लेकिन जो शैशवावस्था है इसमें नैतिकता नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जाएगा। ठीक है, शैशवावस्था में जिज्ञासु स्वभाव होंगे, अनुकरण द्वारा सीखेंगे, चिंतनशील होंगे, आत्म प्रेम की भावना होगी, सीखने में तीव्रता होगी, लेकिन उनके अंदर नैतिकता नहीं पाया जाता है या फिर नैतिक नहीं होते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की यहाँ पे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का है और सेकंड नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। रक्त स्कंदन का मतलब हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, क्या हो जाता है भाई, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन यहाँ पे हेल्पफुल होता है। ऑप्शन क्या दिया है, विटामिन ए दिया है, विटामिन के दिया है, विटामिन सी दिया है और विटामिन आपका ए दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ब्लड क्लॉटिंग में आपका जो विटामिन सहायक होता है वो आपका विटामिन के सहायक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। चलिए पीपीटी में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा यहाँ पे बीमारी हो जाता है। ठीक है, इसी में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे। अगर मैं बात करूंगा विटामिन ए से, तो विटामिन ए से आपका क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, यानी कि 2 नंबर पे जो विटामिन है विटामिन B1 है, जिसके आपका क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका
बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन B2 से हो जाता है आपका, ठीक है, एरिबोफ्लेविनोसिस हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला आपका चौथा नंबर इंपॉर्टेंट है। विटामिन B3 से आपके पेलाग्रा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है आपका? पेलाग्रा बीमारी हो जाती है। विटामिन B5 से आपका, ठीक है, पैरास्थेसिया हो जाता है, ठीक है। विटामिन B6 से आपको एनीमिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एनीमिया, यानी कि खून की कमी जिसको आप कहते हो, वो देखने को मिलेगा, ठीक है। विटामिन B7 से आपका डर्मेटाइटिस और आपका एंट्राइटिस ये होता है, ठीक है। 8 नंबर को याद रखना कि विटामिन B9 और विटामिन B12, ठीक है, ध्यान रखना। विटामिन B9 और विटामिन B12 से क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? मेगलोब्लास्टिक, ये पूछा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या फिर एनीमिया का एक प्रकार है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो विटामिन B12 और विटामिन B9 के डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन C की कमी से आपको स्कर्वी रोग देखने को मिलेगा और आपकी जो मसूड़ा है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। मसूड़े में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। 10 नंबर आपका क्या है? विटामिन D। विटामिन D की कमी से आपको रिकेटस रोग यानी कि रिकेटस हो जाएगा और आपका ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है, ऑस्टियोमाइलिटिस देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, रिकेटस जो होता है वो चाइल्ड में होता है, बच्चों में होता है, ठीक है। और जो ऑस्टियोमाइलिटिया है या फिर ऑस्टियोमाइलिटिस है, ये आपका वयस्कों में देखने को मिलता है, यानी कि एडल्ट में देखने को मिलता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। और विटामिन, ठीक है, ई से क्या होगा? तो विटामिन ई की कमी से लेस फर्टिलिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा? लेस फर्टिलिटी देखने को मिलेगा, यानी कि बांझपन की जो बीमारी है वो देखने को मिलती है, ठीक है। बांझपन की जो बीमारी है वो देखने को मिलती है। और विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड है, जो आपका रक्त है, उसका स्कंदन नहीं होता है। क्या नहीं होता है आपका? स्कंदन नहीं होता है, उसका थक्का नहीं बनता है। तो इस तरह से आपके विटामिन के नाम दिए गए एक साइड में, और उनकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो यहाँ पे दी गई है। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना। हमने बताया कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, और अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो ये टाइप करके वहां पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे भी PDF कुछ दिन तक मिल जाएगा, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा टेलीग्राम पे भी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से है कि IRCS का पूर्ण रूप क्या है? क्या IRCS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस क्या है देखिएगा? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी या फिर कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो देखिए भाई, आई की बात करेंगे, IRCS, ठीक है, तो इंडियन, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? सी इज द राइट आंसर जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, यानी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी भाई? तो आपका 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। क्या की थी? 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसमें बात किया जाए कि इसमें कितने मेंबर हैं, तो टोटल इसमें आपके 18 मेंबर हैं। इसको भी ध्यान रखना है। चेयरमैन कौन हो जाता है भाई? चेयरमैन क्या हो जाता है? तो चेयरमैन आपके जो है वो आपके मनसुख जी हैं, ठीक है। क्या है? आपके मनसुख जी हैं। ध्यान रखना बच्चों, इंग्लिश में लिखा है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी कर सकते हो, मनसुख, ठीक है। मनसुख मांडविया इसके क्या है? आपके चेयरमैन है। और अगर यहाँ पे बच्चे पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष जो हैं आपके PM होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। क्या है? आपके प्रधानमंत्री हैं, और इस समय आपको प्रधानमंत्री पता होगा श्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं, तो इनके अध्यक्ष के रूप में ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, रेड क्रॉस डे आपका कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पे 8 मई देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या आपका 8 मई देखने को मिलेगा? इसको भी आपको यहाँ पे नोट डाउन अपने कॉपी में कर लेना है। चलिए बच्चे, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है, चिकन पॉक्स के संबंध में सत्य नहीं है। चिकन पॉक्स के संबंध में सत्य नहीं है। ध्यान रखना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो चिकन पॉक्स किससे क्या जो संबंध है वो कौन सा सत्य नहीं भाई? ऑप्शन पहला है कि यह एक संक्रामक रोग है, तो भैया बिल्कुल चिकन पॉक्स जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है। उसके बाद में इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, तो सही बात है, इसका कोई विशिष्ट उपचार भी नहीं है। केवल लक्षणों के आधार पर उपचार किया जाता है, ठीक है भाई। चिकन पॉक्स का जो उपचार है केवल लक्षणों के आधार पर, यानी कि खांसी आ रही तो खांसी की दवा दी जाएगी, बुखार आ रहा है तो बुखार की, अगर हेडेक है यानी कि सर दर्द कर रहा है तो सर दर्द की हम यहाँ पे दवा देके धीरे धीरे इसको हम ठीक कर पाते हैं। अगला ऑप्शन आपका डी नंबर है, इसका आइसोलेशन आवश्यक नहीं है। तो भैया यही ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि यही असत्य है।
और यही क्या है आपका सही है। मतलब इसमें पूछा है सत्य नहीं है, तो डी नंबर का ही सत्य नहीं है, क्योंकि चिकन पॉक्स की बीमारी में आइसोलेशन की आवश्यकता होती है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन मतलब होता है कि एक कमरे में आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि आप बीमारी को क्या कर पाए, फैला ना पाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चिकन पॉक्स जो क्या है एक प्रकार का संक्रामक रोग है, यानी कि एक दूसरे में क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो ये आपका ठीक है वेरिसोला, ठीक है, या फिर कहीं कहीं लिखा रहेगा आपको बेरी काला, ठीक है, बेरी केला, ठीक है, जोस्टर वायरस, ठीक है, बेरी काला, ठीक है, जोस्टर वायरस, ठीक है, जोस्टर वायरस। ध्यान रखना ये कहीं कहीं आपको बेरी काला होगा, और अगर इंग्लिश में देखे होते कि वेरिसेला होता है। ठीक है, क्या होता है आपका वेरिसेला होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस इसका कह सकते हो कि पैथोजन है। ओके, पैथोजन है इसका। ठीक है, यानी कि रोग को जो फैलाता है वो क्या है आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है। 5 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हेपेटाइटिस बी के टीके कितनी डोज शिशु को दी जाती है। ध्यान रखना यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के टीके की कितनी डोज शिशु को दी जाती है, ये भी ध्यान रखना कि शिशु को दी जाती है। तो हेपेटाइटिस की बी की बात करेंगे तो शिशुओं में आपकी ये 3 डोज दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। हेपेटाइटिस बी का जो टीका है किसके लिए दिया जाता है, तो जो आपका हेपेटाइटिस वायरस बी है, ठीक है, वायरस जो आपका हेपेटाइटिस बी है इसके अगेंस्ट ये आपका काम करता है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अच्छा, हेपेटाइटिस अगर आपको हो गया तो किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपकी ये लीवर वाले अंग को, यानी कि यकृत वाले अंगों को क्या करता है, ये प्रभावित करता है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग खुराक को समझ लेते हैं, कब कब कैसे दिया जाता है। ठीक है, देखो बच्चे ये टीकाकरण की तालिका यहाँ पे दिया गया है। हेपेटाइटिस बी टीकाकरण की समय सारणी, पहली खुराक है, दूसरी खुराक है, तीसरी खुराक है। ठीक है, ये दोनों लाइन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा है हेपेटाइटिस बी द्वारा संक्रमित बच्चे को और जो संक्रमित नहीं है उन बच्चों को किस प्रकार से टीका दिया जाएगा। यानी कि मदर पहले से संक्रमित थी, बच्चे में वो संक्रमण आ गया है, तब टीका आप कैसे दोगे। अगर आपका बच्चा संक्रमित नहीं है तब टीका आप कैसे दोगे। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं, जब संक्रमित नहीं है उसके केस में देखते हैं। तो पहली जो खुराक है आपको क्या देना है, जन्म से लेकर 2 महीने के बीच में आपको दे देना है। ठीक है, दूसरी खुराक आपको 1 से 4 महीने की उम्र में आपको देना है, लेकिन ये ध्यान रखना है पहली खुराक के कम से कम 1 महीने बाद। यानी कि पहला खुराक मान लीजिए आपने दे दिया तो उसके 1 महीना बाद ही आप दे पाओगे, लेकिन 1 से 4 महीने के अंदर आपको इस खुराक को दे देना है, यानी कि दूसरा डोज आपको दे देना है। तीसरा जो खुराक है, तीसरा जो डोज है वो 6 से 18 महीने की उम्र में आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूंगा, अगर वो पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये बी रहेगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी। ठीक, ये आप अगर तीसरा खुराक देना है तो 6 महीने की उम्र में दोगे, दूसरी खुराक आप 1 से 2 महीने के अंदर देते हो, और पहली खुराक 12 घंटे के अंदर आपको, जन्म के 12 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे देना रहता है। वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा जिसमें नहीं भी है संक्रमण, वो भी पहला खुराक जो है वो जन्म के 12 घंटे के अंदर दे देते हैं, लेकिन आप जन्म से लेकर 2 मंथ के बीच में भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा कि मान लीजिए किसी वजह से कंटामिनेटेड हो गए आप हेपेटाइटिस बी से, ऐसा लग रहा है कि आपको हेपेटाइटिस का वायरस आपके अंदर आ गया है, तो यहाँ पे बड़े बच्चे हैं, युवा हैं, वयस्कों को भी ये आपका टीका दिया जाता है, किसी भी समय आप दे सकते हो। पहला खुराक किसी भी समय दे सकते हो जब आपको लगे, और दूसरी जो खुराक है पहली खुराक के 1 से 2 महीने के बाद आपको देना होगा, और जो तीसरी खुराक है पहली खुराक के 4 से 6 महीने के बाद आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बच्चों की टीका कब कब आपको यहाँ पे देना है। और हेपेटाइटिस का जो टीका है वो कितनी बार दी जाती है, तो शिशुओं में इसको हम 3 बार देते हैं। ठीक है, इनका हम 3 डोज देते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है, बेहतरीन सा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि एक धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की घटक है। यानी कि इनमें से एक धातु कौन सा है जो विटामिन B12 का घटक है, यानी कि विटामिन B12 के साथ रहता है, या फिर कह सकते हो कि विटामिन B12 का जो पूर्ण निर्माण है, पूर्ण फंक्शन है, उस धातु के बिना नहीं हो पाएगा। ऑप्शन आपका क्या दिया है, कोबाल्ट दिया है, आयरन दिया है, मैग्नीशियम दिया है, या फिर आपका जिंक दिया है। ठीक है, तो विटामिन B12 का जो एक धातु घटक है वो आपका कोबाल्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा और चीज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात ये है कि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं।
माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिसके हमें शरीर में सूक्ष्म रूप से मतलब की आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और जो माइक्रो वाले होते हैं वो हमें ज्यादा रूप से आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो लिखा है माइक्रो न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, देखो ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया बच्चों। ठीक है, ये आपका है यहाँ पे मैक्रो होना चाहिए और ये आपका क्या होना चाहिए, माइक्रो होना चाहिए। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब एम ए अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब आप बड़ा समझना, और एम अगर एम आई लिखा है, माइक्रो लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, छोटा। तो जो माइक्रो है उनकी जो क्वांटिटी हमारे शरीर में ज्यादा आवश्यक होगी, और जो माइक्रो है उनका कम होगा। अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इसके अंतर्गत आता कौन कौन है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम। ठीक है, और ठीक है के आपका हो गया, यानी कि ठीक है विटामिन के जिसे आपने समझा, ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका सल्फर, ये आपके क्या है, ये आपके माइक्रो में आते हैं। और अगर मैं बात करूंगा माइक्रो में, तो आपका आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक, कॉपर। ठीक है, उसके बाद में आपका मॉलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, निकिल हो गया। ठीक है, और आपका उसके बाद में बोरान हो गया। तो ये सब आपके क्या है, माइक्रो में आते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माइक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं और आपके माइक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बहुत ही है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 7 नंबर का है, और 7 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि एड्स का पूरा नाम क्या है, यानी कि जो एड्स है इसका पूरा नाम आपका क्या हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस हिंदी में प्रश्न मिल रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा फुल फॉर्म को इंग्लिश में लिख लिया करिए। अब देखिए एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा। ऑप्शन पहला दिया एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यहाँ पे देखो सिंड्रोनस लिखा था, और दूसरा आपका सिंड्रोम्स लिखा है, तीसरा आपका लिखा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, या फिर आपका नन ऑफ द दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो एड्स का पूरा फुल फॉर्म हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, सी नंबर का राइट जाएगा, एक्वायर्ड। ए फायर आपका हो जाता है एक्वायर्ड। ठीक है, इम्यूनो का मतलब आई से हो जाता है, डिफिशियंसी का मतलब डी से हो जाता है, और एस का मतलब हो जाता है यहाँ पे सिंड्रोम से। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका मतलब ही हो जाता है कि जब बीमारी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को समाप्त करने लगती है तो वो क्या हो जाता है, वो उसको हम एड्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारी एड्स बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है, तो इसका जो वायरस है आप सभी को पता है, ये आपके HIV वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, आपके HIV वायरस के द्वारा फैलता है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है ह्यूमन। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, वायरस। ठीक है, ध्यान रखना एड्स में आपका सिंड्रोम लगा रहता है और एक्वायर्ड लगा रहता है, HIV में H फॉर ह्यूमन, I फॉर आपका इम्यूनो डिफिशियंसी, और V फॉर क्या हो जाता है आपका, वायरस हो जाता है। तो वो एड्स जो है वो किसके द्वारा फैलता है, एक प्रकार के वायरस के द्वारा फैलता है। वायरस का नाम आपका HIV हो जाता है, और इसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। अगर मैं बात करूंगा कि जो आपका HIV है किस प्रकार का वायरस है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको हम रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, क्या है आपका, रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। एक बात और यहाँ पे हो जाती है, एड्स किस प्रकार की बीमारी है, तो इसको हम STD कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, STD। STD का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि ये क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, और कह सकते हो ये ब्लड के द्वारा ट्रांसमिटेड हो सकता है। ठीक है, और सेक्सुअली तो ट्रांसमिटेड होता ही है। ठीक, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या जाता है भाई, 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस यहाँ पे आपका मनाया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आपने एड्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली, अब यहाँ पे एक बार रिवीजन कर देता है कि क्या क्या आपने समझा। ठीक है, एड्स का पूरा नाम आपने समझा कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। क्या है भाई, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स जो है वो आपके एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। वायरस का नाम आपका HIV हो जाता है। HIV का पूरा नाम हो जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और HIV जो है प्रकार का क्या है, रेट्रो वायरस है भैया। क्या है आपका, रेट्रो वायरस है। एड्स किस प्रकार की बीमारी है, तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि STD है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इतना बात आप यहाँ पे समझ गए होंगे एड्स के बारे में। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है। 8 नंबर का MCQ कह रहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
किस तिथि को लागू हुआ, यानी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस तिथि को लागू हुआ, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन से 1 जुलाई 2006, 1 नवंबर 2006, 1 जुलाई 2007, 1 नवंबर 2007। तो देखो जब इस तरह से प्रश्न पूछे, एक एक ही लिखा रहे और उसके बाद में सन जो है 6 लिखा रहे, 7 लिखा रहे, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, इसको आपको लर्न नहीं करना होता है। तो अगर मैं बात करूंगा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, तो ये आपका कब, ये आपका 1 नवंबर 2007 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए पहले साथियों अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला यहाँ पे हमारा 9 नंबर का एमसीक्यू है, और 9 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शंस आपके हैं 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2017। तो देखो इधर 2 अक्टूबर है, तो आपको एक कंफर्म हो गया कि जो स्वच्छ भारत मिशन है 2 अक्टूबर को ही शुरू किया गया था, गांधी जयंती के दिन ही शुरू किया गया था। लेकिन किस सन में शुरू किया गया था, तो ये आपको 2014 में शुरू करने को मौका मिला था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर जाएगा। तो स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया, 2 अक्टूबर 2014 से यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है, और 10 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। 1977, 1987, 1997 या फिर आपका 2007। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या राइट जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1987 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा बच्चे। अब यहाँ पे थोड़ी बात और यहाँ पे सीखते हैं, टीबी, ठीक है, टीबी इस तरह से लिखते हैं, ये क्या हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस इसको कहते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो इसको आप तपेदिक कहते हैं। ठीक है, तपेदिक, ठीक है, तपेदिक कहते हैं। ओके, अगर मैं बात करूंगा कि टीबी किसके द्वारा होता है, तो एक प्रकार की ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाता है, तो माइकोबैक्टीरियम हो जाता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो भाई, लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे कि इससे हिंदी में कुछ लिखते ही नहीं हो। माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करूंगा इसका कोई टीका भी है क्या। हाँ भाई, इसका एक टीका भी है। टीका का नाम सभी को पता है, बीसीजी होता है। क्या होता है भाई आपका, बीसीजी होता है। ठीक है, बीसीजी होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ये भी आपको पता चलना चाहिए। अब यहाँ पे जो टीबी दिवस है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो टीबी दिवस आपका कब मनाया जाता है, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। एक्सप्लेनेशन में टीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है वो आपका 1997 में शुरू किया गया था। टीबी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तपेदिक के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया जो है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या है भाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। टीका जो है ये आपके बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, क्या भाई, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी दिवस जो है आपका ये 24 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे एक चीज और छूट गया है कि टीबी फैलता कैसे है, तो ये हवा के द्वारा फैलता है। ठीक है, हवा के द्वारा। ठीक है, हवा के द्वारा। इंग्लिश में जो लिखा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एयरबॉर्न डिजीज है। ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपने टीबी के बारे में बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या है, 11 नंबर का है। 11 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि प्रतिसत्तात्मक परिवार का सिद्धांत किसने दिया था। क्या भाई, प्रतिसत्तात्मक परिवार का सिद्धांत किसने दिया था, प्लेटो और अरस्तु ने दिया, या फिर आपका सर हेनरी मेन ने दिया, फिर आपके मार्गन ने दिया, या फिर आपका, ठीक है, विफ्रोटिस ने दिया। तो भाई प्रतिसत्तात्मक परिवार का जो सिद्धांत है वो आपके किसके द्वारा दिया गया था, प्लेटो और अरस्तु के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, प्लेटो और अरस्तु के द्वारा गया था। इसको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि प्लेटो और अरस्तु प्रतिसत्तात्मक परिवार के क्या है, प्रतिपादक है। ठीक है, प्रतिपादक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने इसका, ठीक है, सिद्धांत दिया था। लेकिन इसका विस्तार किसने किया था। ठीक है, अगर ये आ जाए कि इसका विस्तृत किसने किया, इसका विस्तार किसने किया, इसका फैलाव किसने किया, तो सर हेनरी मेन ने प्रतिसत्तात्मक परिवार का विस्तार किया है। इन्होंने इसको अच्छे तरीके से, ठीक है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक्सप्लेन कह सकते हो, मतलब कि
इन जो भी आपका सिद्धांत है इसको फैलाया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जाएगा, क्योंकि सिद्धांत या फिर प्रतिपादक कौन है, प्लेटो और अरस्तु। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है। ये आपका लिखा है निम्न में से कौन से कंगारू मदर केयर के फायदे हैं। कंगारू मदर केयर के फायदे, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप देखते हैं या फिर कह सकते हो पोजीशन देखते हैं जिसको हम कंगारू मदर केयर कहते हैं। ठीक है, ये स्टेप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये ठीक है कंगारू पोजीशन किस तरह से होती है। ये माँ है, ठीक है, ये माँ है, बच्चा जो है कुछ इस प्रकार से है, हेड जो है ये इसके ऊपर साइड में यहाँ पे है। ठीक है, फ्रॉग लेग पोजीशन में रहेगा। ठीक है, इस फ्रॉग लेग का मतलब एक टांग इधर रहेगी, एक टांग इधर रहेगा, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया, ओके। ठीक है, सपोर्टिंग बेबी बॉटम, यानी कि जो बेबी है उसको आपका जो राइट हैंड है उसको सपोर्ट देना है, और जो बेबी है जो ब्रेस्ट है इस ब्रेस्ट के बीच में इसको क्या करना है, चिपका के रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, कंगारू पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कंगारू मदर केयर है या फिर कंगारू पोजीशन है, इससे क्या फायदा होता है। पहला ऑप्शन दिया आपका स्तनपान का बढ़ना, ठीक है, हाइपोथर्मिया की जोखिम को कम करना, संक्रमण से बचाव, या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर जाएगा कि कंगारू मदर केयर के सभी फायदे हैं। स्तनपान में बढ़ावा मिलता है या फिर स्तनपान का बढ़ना होता है। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का क्या मतलब हो जाता है, तापमान का बढ़ जाना, शरीर के तापमान का बढ़ना। ठीक है, शरीर के तापमान का क्या भाई, बढ़ना। ठीक है, इसको आप फीवर कहते हो। ठीक है, फीवर कहते हो, ओके। तो ये इसको क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। ठीक है, हाइपर, ठीक है, हाइपोथर्मिया, सॉरी हाइपो लिखा है बच्चों, तो हाइपो का मतलब क्या होता है, तापमान का कम होना। ठीक है, तापमान का कम होना, और अगर हाइपर लिख जाता, ठीक है, हाइपर तो क्या हो जाता है, आपका बुखार होना या फिर कह सकते हो तापमान का बढ़ना। एक बार फिर से लिख देता हूं नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हाइपर, ठीक है, हाइपर और हाइपो। ठीक है, हाइपो, हाइपर का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और हाइपो का मतलब होता है कम होना। ठीक है, कम होना। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया की जोखिम कम करेगा आपके कंगारू मदर केयर, संक्रमण से बचाव करेगा और स्तनपान में बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या हमारा जो टेलीग्राम लिंक है अभी इसको हमने ओपन कर दिया, यानी कि यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हो। फिलहाल कुछ ही दिन के लिए रहेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा चैट करने लगते हो तो वो बंद करना पड़ता है। ठीक है, हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है मनी तिवारी, ठीक है 1 2 3, ठीक है, इससे पहले हमने मंटू बोल दिया था तो माफ करना, मनी तिवारी 1 2 3, इस पे जाके सर्च करना और हमें फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है, यानी कि 13 नंबर का एमसीक्यू कुछ इस प्रकार से, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष ठीक है पुनर्नामित किया गया। यानी कि जो आपका एमडीएम है, ठीक है, एमडीएम मिड डे मील जो है, ये जो मिड डे मील है इस योजना का जो नाम है पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। तो यही पूछ रहा है कि एमडीएम का नाम पीएम पोषण योजना कब किया गया। ठीक है, 2018 में, 2019, 2020 या फिर आपका ठीक है 2021। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका यहाँ पे जाएगा, ठीक है 2020। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा कि सबसे पहले ठीक है मिड डे मील की शुरुआत कब हुई, तो आपका 15 अगस्त, ठीक है, कब आपको 15 अगस्त आपका यहाँ पे ठीक है 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये कह सकते हो केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, कह सकते हो इसको केंद्र के द्वारा ये आपका चालू किया था। लेकिन एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला भारत का सबसे पहला राज्य, ठीक है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जो ठीक है मिड डे मील की शुरुआत की थी कभी भी। ठीक है, यानी कि इससे 15 अगस्त 1995 से पहले किसने इसको प्रेरित किया या किसने सबसे पहले शुरुआत की, तो तमिलनाडु यहाँ पे किया था। ठीक है, क्या तमिलनाडु के द्वारा ये आपका शुरू किया गया था। ठीक है, मिड डे मील, और कब किया गया था, तो 1962 में किया गया था तमिलनाडु में, और इसी को देखकर, इसी से प्रेरित होकर ये 15 अगस्त 1995 में केंद्र प्रायोजित योजना बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन है, ये इसका जो पहला राज्य है कौन था, तो तमिलनाडु था। 1962 में यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है, प्रसव के बाद कितने दिनों में माँ का दूध सफेद हो जाता है। प्रसव के बाद कितने दिनों में माँ का दूध जो है वो सफेद हो जाता है। ऑप्शन आपके हैं 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में, या फिर आपका 6 दिनों में। तो देखिए अगर मैं बात करूंगा ठीक है ब्रेस्ट मिल्क की, तो ये आपका 3 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है,
ब्रेस्ट मिल्क की अगर बात करेंगे तो ये 3 भागों में आपका बटेगा। ठीक है, पहला आपका क्या हो जाता है, पहला आपका कोलेस्ट्रम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी देखते रहिएगा। ठीक है, कोलेस्ट्रम हो जाता है। दूसरा आपका ठीक है ट्रांसलेशन हो जाता है। ठीक है, ट्रांसजिशनल। ठीक है, ठीक। और जो आपका तीसरा हो जाता है ये आपका क्या हो जाता है, मैच्योर मिल्क उसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मैच्योर मिल्क कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कोलेस्ट्रम की, तो आप सभी को पता है ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब बच्चा इसको लेता है तो ये इसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी कि इसमें जो कह सकते हो कि इम्यूनिटी वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, पहला दूध होता है आपके माँ का। ठीक है, यानी कि कह सकते हो जो बच्चा पहला दूध पीता है वो कोलेस्ट्रम ही पीता है। इसके अगर कलर की बात करेंगे तो ये पीला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, माँ का दूध सफेद हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 वाला जो है वो आपका सफेद में जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर एक्चुअली में बनना चाहिए वो आपका बी बनना चाहिए, 4 दिनों में। ठीक है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम का जो टाइम होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी से, ठीक है, प्रेगनेंसी से 3 दिन तक। ठीक है, प्रेगनेंसी से 3 दिन तक। और जो ये वाला होता है वो क्या हो जाता है, 4 से 10 दिन। ठीक है, 4 से 10 दिन। और मैच्योर मिल्क जो होता है वो कितना होता है भाई, ठीक है, मैच्योर मिल्क हो जाता है आपका 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। ठीक है, 10 दिन के बाद हो जाता है। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि जो, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क होता है या फिर माँ का जो दूध होता है वो शुरुआत में कितने भागों में बटा होता है, कोलेस्ट्रम, ट्रांसलेशन और आपका मैच्योर मिल्क। जो कोलेस्ट्रम होता है उसकी जो समय है प्रेगनेंसी से लेकर 3 दिन तक वो आता है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो सफेद दूध होता है 4 से 10 दिन, और 10 दिन के बाद आपका मैच्योर मिल्क होता है। ठीक है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम या फिर कह सकते हो एनर्जी के रूप में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रम में देखने को मिलेगा, उसके बाद में इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद में जो फैट और प्रोटीन है इसमें तो नॉर्मली देखने को मिलेंगे। ठीक है, फैट और प्रोटीन नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कहीं कहीं पे आप 3 दिन भी देखोगे भाई तो दोनों भी सही जा सकते हैं, 3 दिन भी 4 दिन भी, लेकिन अगर सही रूप से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाता है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है और 15 नंबर का एमसीक्यू है, आयोडीन निम्न में से सर्वाधिक किस चीज में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका निम्न है। ठीक है, आयोडीन निम्न में से सर्वाधिक किस चीज में पाया जाता है, शैवाल में, मेथी में, पालक में, या फिर उपयुक्त सभी सही है। तो नहीं भाई, उपयुक्त सभी सही नहीं है। शैवाल में सबसे ज्यादा आपका आयोडीन पाया जाता है और पालक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आपका आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन या फिर कह सकते हो लोहा। ठीक है, आयरन या कह सकते हो लोहा पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, ठीक है, कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग क्या हो जाता है भाई, आपका घेंगा हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारा यहाँ पे गिला है, ठीक है, यहाँ पे एच शेप का, ठीक है, एच शेप का क्या पाया जाता है, ग्लैंड पाया जाता है, ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड या फिर कह सकते हो ग्रंथ। ये ग्रंथ क्या होती है, ये आपकी थायराइड ग्रंथ होती है। क्या होती है, आपकी थायराइड ग्रंथ होती है। ठीक है, क्या होती है भाई, आपकी थायराइड ग्रंथ होती है। तो इसी थायराइड ग्रंथ से जो हार्मोन निकलते हैं, इसी थायराइड ग्रंथ से जो हार्मोन्स निकलते हैं, इसी हार्मोन्स के फॉर्मेशन में, इसी हार्मोन्स के बनने में आयोडीन मदद करता है। इन्हीं हार्मोन्स के बनने में आयोडीन मदद करता है। और जब आपका आयोडीन ही नहीं होगा आपके शरीर में तो ये हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे, ये हार्मोन नहीं सिक्रीट हो पाएंगे, जिससे आपको यहाँ पे बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। और साथ में आयोडीन की कमी से आपका घेंगा तो हो ही जाता है, यानी कि आपके गले में सूजन हो जाती है। तो आपको बात समझ में आ जाएगी, आ गया होगा कि एक्चुअली में आयोडीन फंक्शन कैसे कर रहा होता है। आयोडीन आपने अगर नहीं लिया तो क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बन रहे हैं वो हार्मोन नहीं बन पाएंगे। अगर वो हार्मोन नहीं बन पाएगा तो हमें घेंगा रोग हो जाएगा और कई सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को हमारे शरीर में मिल सकते हैं। और सर्वाधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो आयोडीन शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का है और 16 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं, या फिर कह सकते हो किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को, ठीक है, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन आपके लिए जिसमें अधिक प्रोटीन हो, या फिर जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो, जिसमें विटामिन और खनिज अधिक हो, या फिर आपका उपयुक्त कोई नहीं। तो देखिए अगर मैं बात करूंगा रक्षात्मक भोज्य पदार्थ की, तो रक्षात्मक भोज्य पदार्थ आपके क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर जाएगा। अगर मैं बात करूंगा प्रोटीन का क्या काम होता है, तो हमारे शरीर की जो संरचनात्मक कार्य है, ठीक है, क्या कह सकते हो, संरचनात्मक कार्य, ठीक है, संरचनात्मक कार्य है, या फिर कह सकते हो कि
बिल्डिंग का काम जो है, बनाने का काम है, ठीक है, बनाने का काम लिख लो सीधा सीधा, बनाने का काम, ठीक है, बनाने का काम, या फिर कह सकते हो कि टिश्यू का या फिर उत्तक का मरम्मत करना, उत्तक का मरम्मत करना, ये सब का जो काम है, ठीक है, ये किसका है भाई, ये आपके प्रोटीन का होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का काम हो जाता है ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। और जो विटामिन हैं, विटामिन का काम क्या हो जाता है ये, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करते हैं, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करते हैं। तो भाई रक्षात्मक कैसे होगा, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो हम अच्छे तरीके से फॉरेन चीजों से, जो हमारे वायरस बैक्टीरिया उनसे लड़ पाएंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, जो है विटामिन और जो खनिज है ये क्या है, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है और 17 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि सॉरी 17 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि शारदा एक्ट प्रथा किस सुधार से संबंधित है, शारदा एक्ट प्रथा किस सुधार से संबंधित है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा शारदा, ठीक है, एक्ट प्रथा कब लागू हुआ था, तो ये आपका 1929 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भाई, 1929 ईस्वी में आपका ये लागू हुआ था। और जो शारदा एक्ट प्रथा है ये आपके किससे, बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह के सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। इसमें जो शुरू में रखा गया था, लड़की की उम्र जो रखी गई थी, लड़की की उम्र जो थी वो आपकी कितनी थी, वो आपकी 14 वर्ष थी। और जो लड़के की उम्र है, ठीक है, लड़के की जो उम्र थी, लड़के की उम्र जो है शादी के लिए वो क्या था, वो 18 वर्ष था। क्या था भाई, 18 वर्ष था। यही था आपका शारदा एक्ट प्रथा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा 18 नंबर का है और 18 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन से, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, किसका कथन है। एक बार कथन फिर से पढ़ते हैं, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, ये कथन किसका है, ठीक है, बोगार्डस, जॉनसन, ठीक है, मर्डाक या फिर आपका मेलिनोव्स्की। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। बोगार्डस क्या है, इन्होंने ही स्टेटमेंट दिया था कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन प्रश्न है आपका 19 नंबर का। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्न विटामिन में कौन सा समूह वसा में घुलनशील है, यानी कि विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है, ये आपको बताना है। ऑप्शन का क्या है, विटामिन ए बी सी डी, विटामिन ए बी ई के, या फिर विटामिन ए सी ई के, या फिर विटामिन ए डी ई के। तो चलिए इस वाले पीपीटी को देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं किसका राइट आंसर क्या जाएगा। देखो इस साइड में जो दिया है ये आपका क्या है, फैट में सॉल्युबल, ठीक है। फैट में सॉल्युबल का मतलब क्या हो जाता है भाई, इसको इरेज करके हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। फैट में सॉल्युबल का मतलब क्या हो गया भाई साहब, वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील। तो इधर आपके क्या है, वसा में घुलनशील है और ये आपके क्या है, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील, ठीक है, घुलनशील, ठीक है, जल में घुलनशील। तो देखो भाई फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ठीक है। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो केड़ा, ठीक है, केड़ा, या फिर कीड़ा भी कह सकते हो, कीड़ा। ट्रिक आप यहाँ पे बन गया आपका भाई कीड़ा से, ठीक है, ट्रिक, कीड़ा याद कर लेना, कीड़ा में के ई डी ए लिख देना, आपको पता चल जाएगा विटामिन के ई डी ए क्या है, आपके वसा में घुलनशील है। दूसरा आपका जाता है जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील आपका क्या है, बी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ऐसे लिख लो बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स और आपका विटामिन सी। तो दो हैं आपके, कौन कौन, बी कॉम्प्लेक्स है भाई साहब और विटामिन आपका सी है। तो बी कॉम्प्लेक्स का मतलब हो जाता है, बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं, तो ये भी आपके दिए हुए हैं, विटामिन B1, B2, B3, और ध्यान रखना विटामिन B4 नहीं होता है, फिर B5, B6, B7, B9, उसके बाद में B12, तो 8 भी नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखना है, 10 और 11 नहीं होता है। ओके, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा और इसके जो रासायनिक नाम है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो आपने क्या समझा, वसा में घुलनशील कीड़ा और जो आपकी जल में घुलनशील है दो ही हैं, कौन कौन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आपका सी, ठीक। अब ऑप्शन को देखते हैं, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि इसमें घमंजा हो जाता है, ठीक है। देखिए विटामिन ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये जल वाला आ गया, ठीक है, जल में घुलनशील ये आ गया और जल में घुलनशील ये आ गया,
तो ये दोनों की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, विटामिन ए बी ई के, देखो भाई इसमें एक ये गलना वाला आ गया। ठीक है, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स आ गया बेचारा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत कर गया। ठीक है, विटामिन ए सी ई के, तो सी क्या है भाई, जल में घुलनशील है, काट कर देते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं डी वाला, डी क्या है, विटामिन ए डी ई के, यानी कि इसमें सी और बी नहीं आया है, इसीलिए यह वसा में घुलनशील विटामिन आपका हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, ए डी ई के है, यानी कि कीड़ा है। ठीक है, कीड़ा है। और अगर इस तरह से पूछे कि जल में घुलनशील कौन है, तो बी और सी है। तो दो तरीके से आप याद कर सकते हो, एक तो जल वाले को याद कर लो कि बी सी केवल है, बचा कितना भाई, कीड़ा, 1 2 3 4 के ई डी ए, यही आपका वसा में हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं एक बात और समझाऊंगा कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को आपको क्या याद कर लेना होगा, आपको इनका जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नेम है, इसको याद कर लेना है। तो बी1 का रासायनिक नेम थायमिन हो जाता है, बी2 का क्या हो जाता है, राइबोफ्लेविन, बी3 का नियासिन, बी5 का आपका क्या हो जाता है, पैंथेनिक एसिड, 6 का हो जाता है ठीक है पैराडॉक्सिन, ठीक है, या फिर पैराडॉक्सिन, बी7 का बायोटिन, बी9 का आपका फोलोट, और बी12 का क्या होता है, कोबलामाइन। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, हमने क्या बताया था, बी12 किसके साथ लगा होता है, तो वो कोबाल्ट के साथ लगा होता है। किसके साथ भाई, कोबाल्ट के साथ लगा होता है। ठीक है, कोबाल्ट के साथ लगा होता है। तो कोबला से याद कर लेना इसको। ठीक है, कोबला, कोबला मतलब कोबाल्ट, कोबला मतलब कोबाल्ट, तो बी12 कोबाल्ट के साथ लगा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनका जो विटामिन मतलब विटामिन का जो रासायनिक नेम है, ये भी आप लोग रट लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी का तो सभी को पता है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है, सांप्रदायिकता के आधार का। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है, और 20 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि सांप्रदायिकता के आधार क्या एक विभाजन को संदर्भित करता है, यानी कि कुल मिला के प्रश्न ये कह रहा है कि सांप्रदायिकता के आधार पे इनमें से क्या एक विभाजन है। ठीक है, धार्मिक विभाजन, जात, लिंग, या फिर सामाजिक आर्थिक। तो भाई सांप्रदायिकता के आधार पे क्या विभाजित होता है, धर्म। ठीक है, धर्म के आधार पे ही आपका होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल यहाँ पे हम लोग 20 एमसीक्यू को सॉल्व किए, और जो भी एक्सप्लेनेशन बन रहा था प्रत्येक एमसीक्यू में, उसको हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको एक बार लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।